हेलो एवरीवन। हम विजन का जो मंथली करंट अफेयर आता है उसमें जो मेंस के रिलेटेड टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। उसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मेंस में आने की। तो पॉलिटी गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें पीसीएस मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यूपीएससी ने कल पूछ लिया है इस पे टॉपिक पे। तो इसमें यह है कि अभी रामनाथ कोविंद कमेटी जो बनाई थी इन्होंने, हाई लेवल कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं और गवर्नमेंट उसको मानने वाली है। तो उसमें ये देखना है आपको, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें दो फेजेस में कराने की बात की है। पहले में तो लोकसभा विधानसभा, दूसरे में म्यूनसिपैलिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये उसने एक्सप्लेन किया है पूरा, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए दो फेजेस में होंगे। उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ और लोकल बॉडीज़ को भी इंक्लूड किया है। नेचुरली 1967 तक ये हो रहे थे। उसके बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट में अलग सरकारें, अलग पार्टी की सरकारें बनी। उसके बाद ये जो सिंक्रनाइजेशन था वो डिसरप्ट हो गया। अब इसमें ये देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी नीड क्या है, ठीक है, या इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो जो मतलब इस मैगजीन को पढ़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ से जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको देखो, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जो मेंस लिखेंगे उन्होंने पॉलिटी गवर्नेंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस में लिखे हुए हैं मेंस के वो कंप्लीट किए होंगे। पूरा फिर करंट अफेयर में वो रिवाइज करने की ऐसा नहीं कि आप ये सब पढ़ो कि कैसे। आपको ये पता है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट को कैसे हेल्प करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। या फिर क्योंकि जो साइकिल होती है इलेक्शंस की, उनमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो उससे नई पॉलिसी नई स्कीम्स अनाउंस नहीं हो सकती। उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, वो डिसरप्ट होती है। तो उस वजह से ये जो साइमल्टेनियस एक बार इलेक्शन हो जाएगा ख़त्म 5 साल के लिए, या फिर कोई बीच में अगर डिसोल्यूशन हो जाता है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल की वजह से, तो जो आगे कंस्टिट्यूट होगी इलेक्शन होके वो रिमेनिंग रिमाइंडर जो पीरियड है उसके लिए होगी। ठीक है, तो बार बार वो इलेक्शन की साइकिल से बच जाएंगे। उसके जो पॉजिटिव्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने जीएस पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपको ये नहीं है कि बार बार उसको रिवाइज करो या उसको पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा देखने की वो नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे अगला इसका पॉजिटिव क्या है कि, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे जो ब्लैक से हाईलाइटेड वाला पार्ट है वो हम देख लेंगे। एक एग्जांपल देख लेंगे। मेंस में आंसर लिखने के लिए बेनिफिट है, एक ये हाईलाइट कर दो छोटा सा, एक एग्जांपल लिखो ऐसे बना के। ये जो टॉपर कॉपी में देखा होगा आपने, ये ऐसे एग्जांपल लिखो, बेस्ट है। ये पूरा एक्सप्लेन करने की कैसे होगा क्या होगा उसमें मत पढ़ो भाई। चेकर भी इतना नहीं पढ़ रहा है, इतना टाइम नहीं है उसके पास, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, जो फाइनेंशियल बर्डन होता है बार बार करने का वो कम हो जाएगा इलेक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डाइवर्जन कम हो जाएगा, ड्यूटी वूटी लगती है इलेक्शन में। जो इलेक्शन बार बार होते हैं, डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट पे बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स, ये सब कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं होंगे। वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं, वोटर फटीक बढ़ जाता है। ठीक है, एस वाई कुरैशी का कोट है इसमें। अब ये पूरा जैसे मतलब कभी कभी क्या होता है, इंट्रोडक्शन में कुछ बच्चे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में मेरा मानना है बेस्ट है कि आपके पास कोई डेटा है वो लिख दो, कोई रिसेंट कमेटी बनाई है वो लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर दो, उसको डिफाइन कर दो। ये सब चीज़ें कंक्लूजन में बेस्ट काम करती हैं। जैसे एस वाई कुरैशी ने कहा है कि इलेक्शंस रूट कॉज हैं करप्शन के। ठीक है, तो क्यों रूट कॉज है वो पूरा एक्सप्लेन करके एक कोट है, लेकिन आपको ये करना है रिकवरिंग द डॉक्टर एस वाई कुरैशी, उसमें कोर्ट में लिखना है इलेक्शंस रूट कॉज ऑफ करप्शन, फिर आगे ऐसे डैश डैश करके रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लेन कर देना कि बिकॉज पॉलिटिशियन जो इन्वेस्ट करते हैं इलेक्शन में उसको रिकवर करने के लिए करप्शन का रूट अपनाते हैं। ठीक है, कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो देख लेते हैं, क्योंकि कभी जैसे डायरेक्ट रिकमेंडेशन पूछ लिए कि क्या रिकमेंडेशन किए हैं, या फिर ये पूछ लिया कि फीजिबल कैसे है इलेक्शन, तो इसी कमेटी ने बताया एक तरीका साइमल्टेनियस इलेक्शन का, वही हम लिखेंगे।
पहला फेज़ में ये जो मैंने बता दिया ये है, दूसरे फेज़ में 100 दिन के बाद 100 दिन के अंदर ये लोकसभा लोकल बॉडी इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होंगे वो ये 3 आर्टिकल्स में होंगे। उसमें पहला वाला जो है वो डील करता है कि भाई एक अपॉइंटेड डेट वो बता दी जाएगी, एक डेट निर्धारित कर दी जाएगी, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये डेट बता दी जाएगी। ये डेट मान ली जाएगी कि यहाँ से अब साइमल्टेनियस इलेक्शन की डेट हो गई। जैसे मान लो जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली या उसके बाद इलेक्शन होंगे वो इस डेट के रेफरेंस में होंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, ये नया आर्टिकल डालेंगे, आर्टिकल 83 जैसे है, ठीक है, आर्टिकल 172 जैसे है। इनमें क्या होगा कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस को बदलने का जो प्रावधान है उसको इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। जैसे कि अगली बार अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो अगली बार जो इलेक्ट हो गएगी उसका जो टाइम होगा वो जितना टाइम बचा है, रिमाइंडर जो बचा है वो टाइम होगा, पूरा 5 साल नहीं होगा। ठीक है, तो मोटिवेशन भी नहीं बचेगा प्रेसिडेंट रूल वगैरह का, जो बार बार कि भाई हंग असेंबली कर लो वो कर लो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट में। ये आर्टिकल है, इसमें इलेक्शन कमीशन वगैरह को वो दिया गया है कि भाई आप ये म्यूनसिपैलिटी पंचायत के इलेक्शंस के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो पावर्स हैं वो है, इसमें स्टेट की रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी फेडरल प्रिंसिपल की वजह से। अब इसमें क्रिटिसिज्म ये होता है कि इसमें भी तो ज़रूरत है रेटिफिकेशन की, इसमें भी, इसमें क्यों नहीं करा रहे। इसमें दूसरा है कि एक ही इलेक्टोरल रोल होगा ये सारी प्रोसेस के लिए, अलग अलग आईडी कार्ड और वो नहीं बचेंगे इसमें। मतलब इसकी ये है कि फिजिबल रहेगा, ये रैशनलाइज रहेगा ये प्रोसेस कि एक कार्ड होना चाहिए, अलग अलग कार्ड होने नहीं चाहिए। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा वो है ये। ठीक है, अब ये है कि भाई रेटिफिकेशन के लिए ये हमने बता दिया कि यहाँ पर रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी हाफ ऑफ द स्टेट्स की। ठीक है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब जो वो है कि भाई ईवीएम वीवीपैट इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके लिए जो ज़रूरतें पड़ेंगी उनके लिए इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है। ठीक है, कि ये ज़रूरतें, इसके लिए प्लान बनाएगी इलेक्शन कमीशन। इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन होना तो इसके लिए प्लान, एक प्रॉपर टाइमलाइन ज़रूरी है। ठीक है, अब एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा इस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए कि ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होके आसानी से चल सके। इसमें चैलेंजेस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। इसमें यह है कि रीजनल इश्यूज हैं वो ढक जाएंगे, क्योंकि एक साथ होंगे नेशनल और स्टेट इलेक्शन, तो नेशनल इश्यूज पे जाएगा, रीजनल पार्टीज़ की सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। बार बार इलेक्शन के लिए जब आते हैं पार्टीज़ तो कुछ जो वादे करते हैं उनको याद दिलाए जाते हैं, तो अपने जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक बार 5 साल के लिए छुट्टी बस, अब अगले 5 साल बाद आना। ठीक है, तो फेडरलिज्म के इश्यूज हैं कि भाई रेटिफिकेशन स्टेट्स की क्यों नहीं चाहिए बाकी में। लॉजिस्टिक इशू ये है कि भाई इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन करा रहे हैं आपको, तो ईवीएम वगैरह वीवीपैट जो खर्चा होगा वो पूरा स्ट्रीमलाइन तरीके से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब ये एक कोट है कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेबोरेटिव फेडरलिज्म, जस्टिस दीपक मिश्रा का, इतना ही बस देखना है। अब इसमें एक ये चित्रकारी जो आजकल के कर रहे हैं भैया, ये चित्रकारी मेरे को समझ नहीं आई और इसका मेरे को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कि चित्रकारी में ये है कि भाई जो चीज़ आप लिख के बता रहे हो ना उसको चित्र बना के दिखा दो। जैसे कि मतलब एक वेन डायग्राम टाइप बना के दिखा दो कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेस्ट 3 को बता दो भाई। स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो ये है ना, फेडरलिज्म, इंटीग्रिटी, प्लूरलिटी, ये, ठीक है, इफिशिएंसी इस प्रोसेस में, इन तीनों को मिला के ये यहाँ पे हाईलाइट कर देना, ये ऐसा डायग्राम हो जाएगा। चेकर को मज़ा आ गया तो आधा नंबर और दे देगा। अब ये अगला टॉपिक है ग्लोबल एआई गवर्नेंस। अब इसमें यार मतलब एआई गवर्नेंस के लिए ये कोई काउंसिल ऑफ यूरोप का फ्रेमवर्क है, उन्होंने ट्रीटी बनाई है यूरोप के लिए ही कि भाई एआई कैसे गवर्न किया जाएगा एआई को, उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट मेंस में इसमें पूछ सकते हैं, बस इसमें ये पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ यूरोप यूरोप की एक ट्रीटी है। प्रीलिम्स में या यूपीएससी सीएपीएफ या पीसीएस इनमें पूछ सकता है। ठीक है, ये ब्लैचली डिक्लेरेशन है, ये भी इसी से रिलेटेड है, एआई सेफ्टी के लिए यूके में हुआ था ये, तो ये पीसीएस वगैरह में सीएपीएफ में पूछ सकता है।
इसके प्रोविज़न पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। एआई के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? अब ये जनरल प्रिंसिपल है। मान लो एथिक्स में क्वेश्चन आ जा सकता है कि एआई के क्या प्रिंसिपल हैं, ठीक है? या एआई को हमें कैसे गवर्न करना है, या एआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें वे फॉरवर्ड लिखना है, तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा कि भाई एआई हम ला रहे हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है, तो उसमें वो इस हद तक ना चली जाए कि ह्यूमननेस कोई वो कर दे, या ह्यूमैनिटी कोई ख़त्म कर दे। तो जैसे ह्यूमन डिग्निटी या इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन सबके पास होनी चाहिए। महंगी टेक्नोलॉजी है तो कुछ ही लोगों के पास ना हो बस, ठीक है? या डिजिटल डिवाइड की वजह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो। प्राइवेसी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए। चांसेस हैं कि प्राइवेसी को हैम्पर करें, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओवरसाइट होनी चाहिए, क्या कोड बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसकी हो, ये इस पे रूल्स बनने चाहिए कि जो कोडर कोड लिख रहा है उसकी हो, या जो कंपनी है उसकी हो, गवर्नमेंट की हो, ठीक है? रिलायबल होनी चाहिए, ये नहीं कि फेल हो जाए बीच में या फिर खतरनाक गलत रिजल्ट पेश करें, ठीक है? सेफ इनोवेशन होना चाहिए ताकि सस्टेनेबल रहे। ये वे फॉरवर्ड में काम आ सकते हैं। एआई ग्लोबल गवर्नेंस की नीड की क्या ज़रूरत है भाई? कोलैबोरेशन से क्या होगा? कोलैबोरेशन से ये होगा कि अच्छी तरह से हम रेगुलेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? जो भी ट्रांस बाउंड्री इशूज़ है उनको रेगुलेट, मतलब इतना उसमें वो ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस क्या हैं भाई? ये चैलेंजेस सेम रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज कुछ भी है, उसमें ये चैलेंजेस ऐसे मतलब रट लो ये: रिप्रेजेंटेशन गैप, कोऑर्डिनेशन गैप, इम्प्लीमेंटेशन गैप, आरसीआई। इसमें पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है। इससे बढ़िया अगर ऐसा बना दो ना, आरसीआई का एक डायग्राम ऐसे बना दोगे, उसमें मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आ जाएगा उसको। स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट एआई। हाँ, अब ये इसमें क्या है ना, स्टेप्स वगैरह पूछ रहे हैं। जैसे इस बार भी पूछ लिया था कि भाई एस्ट्रॉयड गवर्नेंस के, ग्लोबल गवर्नेंस के क्या रूल्स हैं, ठीक है? तो ये पूछ लेते हैं। ग्लोबल इंडिया लेवल पे हमें पता होना चाहिए कि एआई में इंडिया क्या कर रहा है। एक तो ये नेशनल स्ट्रेटजी नीति आयोग की, एआई फॉर ऑल, इसमें किन किन सेक्टर्स में एआई काम करेगा उसके लिए रोड मैप है, ठीक है? ये प्रिंसिपल्स हैं रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए, रेज बोलते हैं, RAIS, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल। सोशल एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है? नीति आयोग ने ये प्रिंसिपल्स हैं, इनमें बताया है। अब एथिक्स में क्वेश्चन आएगा तो ये कोड कर देना: नीति आयोग के प्रिंसिपल ऑफ एआई। इसमें ऊपर जो बताए थे ना जो प्रिंसिपल्स, वही हैं सारे, कुछ अलग नहीं है। इंडिया एआई, ये प्रोग्राम है इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एथिकल कंसर्न्स को करने के लिए, ठीक है? एआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको हवा तक नहीं है ना, ब्लैचली डिक्लेरेशन कुछ भी आ जाए, ये जो प्रिंसिपल्स है ना और ये जो ओवर आर्किंग पॉइंट्स होते हैं, ये काम आएंगे ऐसे क्वेश्चनों में। क्योंकि कुछ कुछ बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी एकदम वेग सी कोई डिक्लेरेशन कुछ बता देगा, उसमें वो डिक्लेरेशन के बारे में कुछ भी पूछे, आपको नहीं पता, आप ये प्रिंसिपल्स लिखो। एआई में क्या, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एथिकल कंसर्न्स, ये सब पॉइंट्स आएंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, बताया था ना कि ये डेटा प्राइवेसी और उसके लिए ज़रूरी है प्रिंसिपल्स में, तो उसके लिए एक्ट है। GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ठीक है? G7 पैक्ट है एआई का, यूरोप का एआई एक्ट है, ब्लैचले डिक्लेरेशन है। पीटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ग्लोबल गवर्नेंस में क्या क्या रूल्स हैं उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, बस। UN रिपोर्ट टाइटल, क्या कुछ मतलब, ये इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा ना, आप संभाल नहीं पाओगे मेंस के टाइम में, बिलीव मी। अडॉप्शन ऑफ फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है? इंडिपेंडेंट पैनल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट पैनल के बाद बाई एनुअल पॉलिसी डायलॉग, एआई एक्सचेंज बनाने चाहिए, ठीक है? एआई कैपेसिटी डेवलपमेंट नेटवर्क, ग्लोबल फंड होना चाहिए। कोई भी चीज़ है ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, फंड, इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों पे घूमती हैं चीज़ें, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर कंट्री लेवल पे है तो, ग्लोबल लेवल पे है तो कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है? उसमें पार्टिसिपेशन वगैरह सबका होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। फंडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए,
ठीक है, इंस्टीट्यूशन जस्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। कुछ कुछ नई चीज़ें एआई एक्सचेंज और ये सब इसमें डालना हो तो वो डाल सकते हैं। जैसे बताएं ना, लॉ होना चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए सारी कंट्रीज़ के लॉज की। ग्रो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म गुड गवर्नेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है ये। ठीक है, इंडिया में सीपीजी ग्राम्स ये संभालता है ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंट्रल लेवल पे। गाइडलाइंस पब्लिश किए हैं अभी इस मिनिस्ट्री ने, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन वाली ने। उस गाइडलाइंस में मान लो रिमोट चांसेस से पूछ भी लिया तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई, एक तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, एक, बहुत सारे नहीं होने चाहिए जिससे डी डुप्लीकेशन टाइम एफर्ट बचे। एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, ग्रीवेंस सेल्स डेडिकेटेड होनी चाहिए हर मिनिस्ट्री में। टाइमलाइन होनी चाहिए, 21 दिन घटा कर दिया। ठीक है, एक इंडेक्स होना चाहिए जिससे कि हर किसी को रैंक किया जा सके। और टेक्नोलॉजी आजकल हर उस कोई भी नई चीज़ आ रही है उसमें टेक्नोलॉजिकल एक टेक्नोलॉजी का पिलर ज़रूर जोड़ना है। ठीक है, तो गाइडलाइंस में अब इसमें आपको मेहनत नहीं करनी की, रटो उनको, सिंपल सी बात है। एक प्लेटफॉर्म जिस पे कि आप ग्रीवेंस भेज सको, एक नोडल ऑफिसर उसके लिए, हर मिनिस्ट्री में डेडिकेटेड सेल्स, टाइमलाइन उसको रिड्यूस करने का, और एक इंडेक्स। और ये रिफॉर्म प्रोसेस इन्होंने दिया है टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए। 10 स्टेप रिफॉर्म प्रोसेस है। अब ये देखना है तो देख लेना भाई कि इसमें ये जैसे यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सब तक पहुंचना चाहिए, एआईएमएल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में होता है या वेबसाइट इंग्लिश में होती है, तो सारी लैंग्वेजेस में होनी चाहिए जिससे कि इंक्लूसिविटी बढ़े। इंडेक्स का ऑपरेशनलाइजेशन होना चाहिए कंपटीशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, फीडबैक कॉल सेंटर्स होने चाहिए। वन नेशन वन पोर्टल जो आजकल चल रहा है कि हर, मतलब स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस होती है कि एक ही पता है आपको, एक ही पोर्टल है, एक ही है, तो उससे अवेयरनेस भी रहती है। ठीक है, एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर है, वो संभाल रहा है एक डिपार्टमेंट है, तो उससे मतलब जो बहुत सारे प्रोसेसेस जो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंप्लीफिकेशन हो जाता है वो। ठीक है, इंक्लूसिविटी और आउटरीच के लिए कॉमन सेंटर्स। अब जो उनको संभालेंगे उनकी कैपेसिटी ट्रेनिंग, कि भाई कैपेसिटी ट्रेनिंग में क्या होगा, एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब एक बंदा इसी के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए, उसकी इसी के रिगार्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। डेटा स्ट्रेटजी यूनिट डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो 10 प्रिंसिपल है, देख लेना। ये मैंने बता दिया इसके पीछे फिलोसफी क्या है, ये जीआरएम होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है। अब पूरा ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है भाई, आप कि कोई भी स्टैंडर्ड जो मानक थे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपका ग्रीवेंस है, तो आप उसको हाईलाइट कर रहे हो। बेस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, वो जो सेवोत्तम मॉडल वगैरह आप पढ़ते हो ना ARC 2 में, उसमें दिया हुआ है कि भाई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए उसमें एक जो बंदा है वो अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, एक आप ग्रीवेंस हाईलाइट करने के लिए पोर्टल होना चाहिए, और एक कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। उसमें एक सही उत्तम का ऐसा डायग्राम बन जाता है ऐसे पिलर करके। ठीक है, तो वो ARC ना गुड गवर्नेंस के लिए जो वो दिए हैं ना, या बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एथिक्स के सिलेबस में, उसमें आ जाता है वो सेवोत्तम मॉडल। अब ये क्या है भाई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, वो इन्होंने बता दिया है, ये स्टेटस बता दिया है। याद हो पाए तो कर लेना, नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का, इम्पोर्टेंस में एथिक्स वाले पॉइंट आएंगे। ट्रस्ट, सरकार और सिटीजन के बीच में ट्रस्ट नहीं, उसी पे तो बेस्ड है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, ट्रस्ट पे बेस्ड है। ट्रस्ट कैसे बनेगा, जब आपका कोई ग्रीवेंस है वो रिजॉल्व होगा टाइमली मैनर में, तभी तो ट्रस्ट बनेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, बॉटल नेक्स जो हैं, जो गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोसेस है, सिटीजन के फीडबैक नहीं मिलेंगे तो पता कैसे चलेगा बॉटल नेक्स क्या है। करप्शन को टैकल करेंगे। ठीक है, ये वेसल बॉल वगैरह।
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, आप जो वीकर सेक्शन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे? भाई आपका कोई भी ग्रीवेंस है, ठीक है, मान लो आप राशन वाला है, ठीक है, करप्शन कर रहा है, आपकी बात वो मान नहीं रहा, आप कहीं कंप्लेंट दायर करोगे, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है या कोई भी जो विभाग है उसका, वहाँ पे आप उसको दायर करोगे, जब वो रिजॉल्व होगा तभी तो प्रोटेक्ट होंगे जो आपके राइट टू फूड है या राइट टू एजुकेशन है, जितने भी स्टेटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन, ये ट्रस्ट वाली चीज़ है, वही दोबारा लिख दी है यहाँ पे। बाकी के जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए, वो ये है, एक तो इंडेक्स है, ठीक है, ये प्रगति जो इनिशिएटिव है जिसमें कि मल्टीपर्पस मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म कॉमन मैन के ग्रीवेंस को रिड्रेसल करने के लिए। मल्टीपर्पस का मतलब है कि किसी भी तरीके की बहुत सारे इश्यूज या विभाग इसके अंदर आ जाएंगे। मल्टी मॉडल में भी मतलब वही एक एक प्लेटफॉर्म है, उसी पे सब सॉल्व हो जाएगा। ई निवारण टैक्स वालों के लिए सिटीजन चार्टर है ये, हर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। बाकी ये हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स है। इश्यूज क्या क्या हैं भाई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के? ये कॉमन मतलब गवर्नेंस के जो इशू हैं वो हर जगह, नहीं पता आप गवर्नेंस के इशू हैं, यही डिलेज किस वजह से, करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पोर्टल्स हैं, अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, इंटीग्रेशन नहीं है, उसकी वजह से लैक ऑफ अवेयरनेस आती है, जिससे डिसम्पावरमेंट होता है, तो पहुंच ही नहीं पाता जो गरीब कंज्यूमर जो होता है, फिर जो जिसको आपको बेनिफिट्स देने होते हैं। डिजिटल डिवाइड, ठीक है, पता ही नहीं है भाई प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के बारे में। सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट बनानी है, जो कि ये बना रहे हैं, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म को एनालाइज करना, एक जनरल पॉइंट, सिंपल क्विक एक्सेसिबल ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये RTI के अंदर होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज रिड्रेसल होना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लेने जा रहे हो वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का प्रोविजन। ये नहीं कि सर्विस आप ले रहे हो किसी स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ, आप फाइल कर रहे हो कंप्लेंट सेंटर में, या सर्विस ले रहे हो लोकल अथॉरिटी के पास, फाइल कर रहे हो सेंटर में। ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स जो हैं उनको रिड्यूस करने की बात, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी उससे, ठीक है। रिव्यू और मॉनिटरिंग, जो आप कर रहे हो उसको रिव्यू करो, मॉनिटर करो, जो कमियां हैं उसको रिजॉल्व करो। फीडबैक मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करता है कि क्या क्या कमियां हैं। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, बता ही दिया, हर जगह टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्केल बढ़ जाता है उससे। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है, पहला तो टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो वन नेशन वन इलेक्शन था, दूसरा ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, ये TV सोमनाथन कमेटी थी, इनकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने OPS और NPS के जो बेस्ट आउट ऑफ द टू है उनको मिला के ये बनाया है, ठीक है। इसके ये पूरा टेबल बना हुआ है, डायरेक्ट सवाल PCS में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इंटरव्यू जो होगा उसमें पूछ सकते हैं, कंपेयर करने को पूछ सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल होगा भाई? 2025 के बाद जो रिटायर होंगे अप्रैल से, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। स्टेट गवर्नमेंट को लगाना है तो अपने बनाए अपने आप, कि शायद किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च भी कर दिया, शायद आंध्रा ने लॉन्च किया, लॉन्च इन आंध्रा या महाराष्ट्र, क्लियर नहीं, देख लेना। लॉन्च इन 2004 फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट, ये 2004 वाली जो अभी चल रही है, ठीक है, ये पुरानी वाली थी। नई वाली में इसमें क्या है कि 12 महीने की जो आपकी पे है उसके एवरेज का हाफ आपको मिलेगा जब आपने 25 साल पूरे कर लिए हो। 10 साल पूरे करने हो तो प्रोपोर्शनेट रहेगा, 25 साल से कम होगा तो हाफ नहीं मिलेगा। इसमें फिक्स नहीं था, मार्केट लिंक था NPS में। इस वाली में आपको 50% मिलना था, ये सारे क्लॉजेज नहीं थे, फिक्स्ड आपको मिलता था, ठीक है। मिनिमम पेंशन इसमें 10,000 का पर मंथ है, ये गारंटेड है,
10 साल की सर्विस के बाद, लेकिन इसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसमें 9,000। मृत्यु होने के बाद जो फैमिली की गारंटेड हुई वो 60% है। ये क्योंकि मार्केट लिंक थी, तो इसमें रहेगा कि बेनिफिट जो एक्यूमुलेटेड जो जितनी भी हुई है उसके हिसाब से मिल जाएगी। इसमें गारंटेड मतलब जो विडो या फिर जो बच्चे वगैरह हैं उनको जो मिलता था उसके बारे में लिखा हुआ है। ये गारंटी नहीं थी 60% वाली। ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के लिए डियरनेस अलाउंस इस इंडेक्स पे होगा, सीपीआई इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। सेम ही है, इसमें भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता था, इसमें नहीं था। ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ा दिया है, एम्प्लॉय का सेम रहेगा 10%, जो यहाँ पे था। यहाँ पे ये था कि एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता था, करता था। तो ये इसकी ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ अब ये न्यूज़ एंड शॉर्ट्स है पीटी रिलेटेड। ब्लैक कोट सिंड्रोम, इसमें ये है भाई कि मतलब प्रेसिडेंट ने ये बोला होगा कहीं किसी स्पीच में। ब्लैक कोट सिंड्रोम यहाँ से आया, वाइट कोट। मतलब आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो ना, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है डॉक्टर वगैरह को देख के, तो ऐसे कोर्ट वगैरह में जाने से अनअवेयर होने की वजह से या फिर एक डर बैठ जाता है, पुलिस का डर है वैसे कोर्ट का, तो ब्लैक कोट सिंड्रोम वो बोला है प्रेसिडेंट ने। पीटी में सवाल आ सकता है, मेंस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं एक्सेसिबल बनाने के लिए, जस्टिस के लिए। रिवीजन के लिए देख लो, मॉडर्नाइज कर ई कोर्ट प्रोजेक्ट, टैली लॉ प्रोजेक्ट। ठीक है। अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रेजोल्यूशन, प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंफ्रा गैप्स के लिए, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कीम्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, पेंडेंसी को हटाने के लिए रिफॉर्म्स किए थे अभी, भारतीय नागरिक न्याय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। ठीक है। उसमें बेल के प्रोविजन को और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए और लिबरल बना दिया 479 के अंडर। प्रो बोनो कल्चर, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करें न्याय बंधु के वकील। ठीक है। ये एक फैक्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में जो जुडिशरी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे फीमेल फ्रेंडली नहीं है, वो नहीं है, यूज़ कर लेना। मतलब कभी क्वेश्चन आता है कि फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे यही वो नहीं है, टॉयलेट्स वगैरह तक नहीं है। ये कोई केस है जशीला साजी, डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है आर्टिकल 22 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। डिटेंश उसमें उनके राइट्स क्या होते हैं, उसमें बोला है कि भाई बता दो उस बंदे को कि आप किस वजह से अरेस्ट किया है। ठीक है। 22 में बताया हुआ है 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते, एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल ज़रूरी है उसके बाद। यू ये कुछ नहीं है भाई, कहीं काम नहीं आने वाला। प्ली बार्गेनिंग क्या है? प्ली बार्गेनिंग में ये होता है कि जो एक्यूज है विक्टिम है आपस में सलाह कर लें, वो मान लेगा कि भाई मैंने ये वो किया है, कमिट किया है क्राइम। तो उसमें ये हो जाता है कि भाई टाइम कम हो जाए, एक तरह से ये कह लो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के उसमें आता है। BNSS में इस सेक्शन के अंडर इसको बोला गया है 30 दिन के अंदर टाइम बाउंड बना दिया है, मतलब इसको कुछ ही ऑफेंसेज है वहाँ पे ये अप्लाई होगा 7 साल तक। मतलब बहुत ही हीनस उसमें प्ली, मान लो रेप केसेस है उनमें प्ली बार्गेन होने लग गया तो हो गया काम। ठीक है। ये कुणाल कामरा के केस में ये जो फैक्ट चेक यूनिट PIB को बनाने वाले जो गवर्नमेंट का रूल था IT रूल्स के अंडर, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। ठीक है। तो ये जितना भी था, हाँ अब ये 23वीं लॉ कमीशन है, ये बना दी है 3 ईयर के टर्म के लिए। तो अब इसमें मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं पूछ सकते। एक तो इसका चेयरमैन जो होगा उसके बारे में देख सकते हैं हम। दूसरा क्या है कि मेंस में आजकल टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्योंकि उसके पूछ लिए थे एक बार फाइनेंस कमीशन के, तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूछने की वजह से ये हो सकता है कि इसके भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूछ ले। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लेते हैं कि क्या किन मुद्दों पे ये